ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने ब्रिटेन के प्राचीन स्टोनहेंज के रहस्यों में से एक को सुलझा लिया है, जो 5000 साल पुराने इस स्मारक के केंद्र बिंदु की उत्पत्ति से संबंधित है। सदियों से स्टोनहेंज का अध्ययन बाहर से ही किया जाता रहा है। हर पत्थर को मापा गया है, उसकी तस्वीरें ली गई हैं और उस पर बहसें हुई हैं। फिर भी कुछ ऐसा था जो पहुंच से बाहर था। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग उस चीज की जांच करने के लिए किया गया है जिस तक मनुष्य सीधे तौर पर नहीं पहुंच सकते थे। इसने जिस चीज का पुनर्निर्माण किया वह कोई मार्ग या खाली जगह नहीं थी। यह एक सीलबंद कक्ष था और आंकड़ों से पता चलता है कि इसे एक स्पष्ट नियम के साथ डिजाइन किया गया था। इसे कभी भी खोला नहीं जाना था। स्टोनहेंज एक अनसुलझी समस्या के रूप में। स्टोनहेंज वैसा नहीं है जैसा अधिकांश लोग इसे समझते हैं। इसे लंबे समय से एक स्मारक, प्राचीन उपलब्धि का प्रतीक या अनुष्ठान स्थल के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। फिर भी पुरातात्विक विश्लेषणों का बढ़ता हुआ दायरा दर्शाता है कि यह स्थल उन तरीकों से व्यवहार करता है जो एक साधारण स्मारक को नहीं करना चाहिए। इसकी संरचना से ऐसे इंजीनियरिंग संबंधी प्रश्न उठते हैं जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ है। पारंपरिक व्याख्याएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली चीजों पर केंद्रित होती हैं। वे पत्थरों, उनकी वृत्ताकार व्यवस्था और संक्रांति के दौरान सूर्य के साथ उनके संरेखण का वर्णन करती हैं। ये व्याख्याएं दिखावट को तो स्पष्ट करती हैं, लेकिन व्यवहार को समझाने में विफल रहती हैं। भार, रिक्ति और कोणों के मापन से सटीकता का ऐसा स्तर प्रकट होता है जो अनुष्ठानिक आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। पत्थरों की संरचनात्मक परस्पर क्रिया से पता चलता है कि इनका उद्देश्य केवल दिखावे से कहीं अधिक है। इनकी व्यवस्था रहस्य को और गहरा करती है। हर पत्थर जानबूझकर रखा हुआ प्रतीत होता है, फिर भी उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। इनकी व्यवस्था किसी यादृच्छिक पैटर्न का अनुसरण नहीं करती। सारसन के पत्थर 1 से 1.4 मीटर की दूरी पर उल्लेखनीय स्थिरता के साथ रखे गए हैं। सटीकता का यह स्तर प्रतीकात्मक व्यवस्था के बजाय सुनियोजित इंजीनियरिंग का संकेत देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थरों को एक विशिष्ट तरीके से भार वहन करने के लिए रखा गया है, जबकि उनके ऊपर ऐसी कोई दृश्यमान संरचना नहीं है जिसे ऐसे सहारे की आवश्यकता हो। पुरातत्वविदों को बार-बार ऐसी सीमाओं का सामना करना पड़ता है जहां उत्तरों की खोज जारी रहनी चाहिए। खुदाई और सर्वेक्षणों से ऐसे पैटर्न सामने आते हैं जो सजावटी होने के बजाय अधिक सटीक होते जाते हैं। मानचित्रण प्रयासों से ऐसे संरेखण और तनाव संबंध दिखाई देते हैं जो दृश्य से परे एक व्यापक डिजाइन का संकेत देते हैं। कई शोधकर्ता अब यह तर्क देते हैं कि स्टोनहेंज को केवल सतह से ही नहीं समझा जा सकता था। अब इस रहस्य को खोए हुए अर्थ के रूप में नहीं, बल्कि संरचनात्मक अभाव के रूप में देखा जाता है। कुछ आवश्यक तत्व गायब प्रतीत होता है। फिर भी दृश्यमान डिजाइन तभी सार्थक होता है जब वह गायब तत्व मौजूद हो, और जब हम उस निर्माण में लगे अथक प्रयास का विश्लेषण करते हैं जो हमें दिखाई देता है, तो रहस्य और भी गहरा हो जाता है। दृश्यमान पत्थर उस समस्या की केवल पहली परत हैं जिसका समाधान सतही तौर पर संभव नहीं है। स्टोनहेंज के निर्माण में लगा प्रयास सतह से कहीं अधिक व्यापक है। स्टोनहेंज के निर्माण में लगा प्रयास आम लोगों की सोच से कहीं अधिक है। इस स्थल पर कई प्रकार के पत्थर मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक को आसपास के भूभाग से बहुत दूर से लाया गया है। छोटे नीले पत्थरों का वजन 4 टन तक है और इन्हें वेल्स की खदानों से 100 मीटर से अधिक की दूरी से लाया गया था।
सबसे बड़ा पत्थर, जिसे वेदी का पत्थर कहा जाता है, का वजन 6 टन है। नेचर पत्रिका में 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यह उत्तर पूर्वी स्कॉटलैंड से आया हो सकता है, जो 700 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। हालांकि शोधकर्ता अभी भी इसके सटीक स्रोत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पत्थरों को इतनी दूरी तक ले जाना आधुनिक उपकरणों के साथ भी चुनौतीपूर्ण होगा। यदि उद्देश्य केवल औपचारिक प्रदर्शन था, तो इस प्रयास की आवश्यकता का कोई स्पष्ट कारण नहीं है। श्रम की विशालता किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर इशारा करती है। इन पत्थरों को ले जाने और रखने के लिए असाधारण समन्वय की आवश्यकता थी। पुरातात्विक अनुमानों से पता चलता है कि 6 टन के एक पत्थर को स्थानांतरित करने में सैकड़ों लोगों का सहयोग रहा होगा। रस्सियों, लकड़ी के रोलर्स, स्लेज और सावधानीपूर्वक नियोजित गतिविधियों की आवश्यकता रही होगी। इस स्तर का संगठन छोटे मौसमी समूहों द्वारा बनाए रखना संभव नहीं था। यह दीर्घकालिक योजना और पीढ़ियों तक चलने वाले केंद्रीकृत नियंत्रण को दर्शाता है। व्यवस्था को लेकर ही कई सवाल उठते हैं। इस काम का नेतृत्व किसने किया और इसे इतना जरूरी क्यों समझा गया? निर्माण में सटीकता से रहस्य और गहरा जाता है। पुरातत्वविदों ने प्रमाणित किया है कि पत्थरों को इंचों में मापी गई सटीकता से रखा गया था। यह किसी धार्मिक अनुष्ठान या प्रतीकात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक सटीकता से कहीं अधिक है। प्रत्येक पत्थर को दूसरे पत्थरों के संबंध में इस प्रकार रखा गया है कि वह सजावट के बजाय परस्पर क्रिया का संकेत देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि निर्माणकर्ताओं को उन संरचनात्मक संबंधों की समझ थी जो तुरंत दिखाई नहीं देते। दिखाई देने वाली संरचना शायद किसी व्यापक योजना का केवल एक हिस्सा हो। समय का निवेश इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। साक्ष्य बताते हैं कि निर्माण कार्य कई दशकों, संभवतः सदियों तक चला, जिसमें कोई बड़ा संशोधन या परीक्षण चरण नहीं हुआ। बड़ी परियोजनाओं में आमतौर पर गलतियां, समायोजन या अधूरे प्रयास दिखाई देते हैं। स्टोनहेंज में ऐसा नहीं है। इसकी निरंतरता एक स्पष्ट योजना का संकेत देती है, जिसे पीढ़ियों तक कायम रखा गया। इस परियोजना में संसाधनों का भारी निवेश किया गया था। भोजन, औजार, परिवहन सामग्री और श्रम को इतनी बड़ी मात्रा में लगाया गया था कि यह संकेत मिलता है कि कुछ महत्वपूर्ण दांव पर लगा था। कई शोधकर्ता अब यह तर्क देते हैं कि मुख्य उद्देश्य पत्थरों का स्वरूप था, न कि उनका प्रतीक। जब प्रयास दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सामग्री ही प्रमाण बन जाती है। कार्य की विशालता से पता चलता है कि दृश्यमान स्मारक गौण था। जो भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, उसे सतह पर प्रदर्शित करने का कोई इरादा नहीं था। पत्थर इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित घटक हैं, प्रतीक नहीं। स्टोनहेंज में पत्थरों को प्रशंसा के लिए नहीं रखा गया था, उन्हें प्रदर्शन करने के लिए रखा गया था। शुरुआत से ही निर्माणकर्ताओं ने पत्थरों का चयन उनकी दिखावट के आधार पर नहीं, बल्कि भार पड़ने पर उनके व्यवहार के आधार पर किया। नीले पत्थर और सारसन पत्थर घनत्व, कठोरता और मजबूती में एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। ये अंतर आकस्मिक नहीं थे। प्रत्येक प्रकार के पत्थर का उपयोग वहां किया गया जहां उसके भौतिक गुण सबसे अधिक मायने रखते थे। वजन, संरचना और प्रतिरोध ने स्थान निर्धारण किया, न कि प्रतीकवाद या सजावट ने। पत्थरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि बल सीधे जमीन में समा जाए। जब एक पत्थर दूसरे पर टिका होता है, तो दबाव बाहर की ओर नहीं फैलता। यह लंबवत रूप से स्थापित है। यह डिजाइन पार्श्व तनाव को रोकता है, जिससे समय के साथ संरचना ढह सकती है। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सारसन पत्थरों को लगभग 1 मीटर गहरे गड्ढों में स्थापित किया गया था।
प्रत्येक गड्ढे को सावधानी पूर्वक उसके पत्थर के आधार के आकार से मेल खाने के लिए बनाया गया था। इस स्तर की विशिष्टता दर्शाती है कि निर्माणकर्ताओं ने प्रत्येक पत्थर की स्थापना की योजना व्यक्तिगत रूप से बनाई थी। ये पत्थर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किए जा सकते थे। संरचना में प्रत्येक पत्थर की एक निश्चित भूमिका थी। यह दृष्टिकोण एक प्रणाली को दर्शाता है, न कि केवल एक प्रदर्शन को। एक पत्थर में बदलाव आसपास के अन्य पत्थरों को प्रभावित करता है। संरचना एक इकाई के रूप में व्यवहार करती है, न कि वृत्त में व्यवस्थित अलग अलग तत्वों के रूप में। इस प्रकार की परस्पर निर्भरता तभी समझ में आती है जब निर्माणकर्ता पूरे स्थल पर लगने वाले बलों का प्रबंधन कर रहे हों। स्थान के अनुसार पत्थरों की स्थिति भी भिन्न होती है। भारी पत्थर वहां केंद्रित होते हैं जहां भार का स्थानांतरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हल्के पत्थर वहां दिखाई देते हैं जहां तनाव को अवशोषित या पुनर्निर्देशित किया जाना आवश्यक होता है। यह वितरण संरचनात्मक तर्क का अनुसरण करता है। यह अनुष्ठानिक समरूपता का अनुसरण नहीं करता है। निर्माणकर्ताओं ने समझा था कि समय के साथ संरचना के विभिन्न भागों पर अलग अलग दबाव पड़ेंगे। कुछ पत्थर जो देखने में जरूरत से ज्यादा या अनावश्यक लगते हैं, उनका स्पष्ट संरचनात्मक उद्देश्य होता है। वे कमजोर बिंदुओं को मजबूत करते हैं और उन क्षेत्रों को स्थिर करते हैं जहां तनाव जमा होता है। परिणाम स्वरूप एक ऐसी संरचना बनती है जो कवच की तरह व्यवहार करती है। यह हिलने डुलने का प्रतिरोध करती है और बदलती परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखती है। पत्थरों का सीधा खड़ा होना भी जानबूझकर किया गया है। ऊर्ध्वाधर स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरता के पक्ष में काम करे। भार आसपास के पत्थरों पर बाहर की ओर फैलने के बजाय तैयार की गई जमीन में नीचे की ओर प्रवाहित होता है। इससे पलटने या धीरे धीरे बिखरने का खतरा काफी कम हो जाता है। निर्माणकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से समझा था कि ऊर्ध्वाधर भार स्थानांतरण अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होता है। इस दृष्टिकोण से देखने पर स्टोनहेंज पत्थरों का एक घेरा नहीं रह जाता, बल्कि एक क्रियाशील प्रणाली बन जाता है। प्रत्येक घटक को सावधानी पूर्वक चुना, आकार दिया और स्थापित किया गया था। इसका दृश्य रूप केवल आंतरिक तर्क की बाहरी अभिव्यक्ति है। एक बार जब पत्थरों को कार्यात्मक घटकों के रूप में समझ लिया जाता है, तो पर्यावरण के साथ उनकी परस्पर क्रिया को अनदेखा नहीं किया जा सकता। संरेखण, ध्वनि और सीमित प्रभाव। स्टोनहेंज की डिजाइन पर्यावरण के साथ ऐसे तरीकों से परस्पर क्रिया करती है जो संरचना से परे हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि कई खगोलीय संरेखण अंदर की ओर अभिसरित होते हैं, जो अवलोकन के लिए बाहर की बजाय केंद्र की ओर इंगित करते हैं। संक्रांति के सूर्योदय और सूर्यास्त विशिष्ट पत्थरों के साथ इस प्रकार संरेखित होते हैं कि प्रकाश ठीक निश्चित क्षणों पर वृत्त के केंद्र तक पहुंचता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये संरेखण केवल सामान्य अवलोकन के लिए नहीं थे। इसके बजाय वे सक्रियण की विशिष्ट अवधियों को चिह्नित कर सकते हैं, ऐसे क्षण जब केंद्र में कोई प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। स्थल पर ध्वनि का व्यवहार भी विचित्र है। प्रयोगों और स्थानीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खुले स्थान के लिए प्रतिध्वनियां असामान्य रूप से तेजी से क्षीण हो जाती हैं। चिल्लाहट, ढोल की थाप या पत्थर की चोटियों से उत्पन्न कंपन केंद्र या परिधि पर होने के आधार पर बदल जाते हैं। कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि ध्वनि सीमित प्रतीत होती है, मानो वृत्त उसे पुनर्निर्देशित या मंद कर देता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इस प्रभाव को केवल पत्थरों के आकार
या व्यवस्था से ही नहीं समझाया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था ध्वनिक ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से फैलने देने के बजाय आंतरिक रूप से नियंत्रित करती है। वृत्त कंपन को सूक्ष्म तरीकों से नियंत्रित करता प्रतीत होता है। कुछ स्थान सूक्ष्म बलों को अलग अलग तरह से बढ़ाते या अवशोषित करते हैं। हवा और अन्य पर्यावरणीय हलचलें पत्थरों के साथ अप्रत्याशित रूप से परस्पर क्रिया करती हैं, जिससे केंद्र में स्थानीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अपुष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि इस स्थल को ऊर्जा को अंदर की ओर प्रवाहित करने के लिए डिजाइन किया गया हो सकता है, जिससे बल वृत्त के भीतर ही केंद्रित रहें, बजाय इसके कि वे बाहर निकल जाएं। नियंत्रण का यह स्तर साधारण अनुष्ठानिक उपयोग के लिए आवश्यक स्तर से कहीं अधिक है। संरेखण का समय भी कार्यात्मक प्रतीत होता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सूर्य, चंद्रमा और तारों की स्थिति का उपयोग विशिष्ट क्षणों में प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता था। ये पैटर्न योजना और इरादे का संकेत देते हैं, न कि सजावट का। स्थानीय विवरणों के अनुसार निर्माताओं को शायद यह समझ थी कि अनियंत्रित होने पर सक्रियण के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। सबूत प्रदर्शन की बजाय नियंत्रण और प्रबंधन की ओर इशारा करते हैं। प्रकाश, कंपन और ध्वनि का संयोजन स्थल की आंतरिक कार्य प्रणाली को दर्शाता है। प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक अंतराल और प्रत्येक संरेखण वृत्त के भीतर ऊर्जा के व्यवहार में योगदान देता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टोनहेंज को ऐसे प्रभाव उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया था जो वृत्त के बाहर दिखाई नहीं देते। यह संरचना एक नियंत्रित वातावरण की तरह व्यवहार करती है, एक ऐसा उपकरण जिसकी गतिविधि को भीतर केंद्रित किया जाना है। आधुनिक पुरातत्वविदों ने पारंपरिक तरीकों से इन सिद्धांतों का परीक्षण करने में कठिनाई का सामना किया है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि बार बार किए गए मापों से अक्सर असंगत परिणाम मिलते हैं, क्योंकि प्रभाव सूक्ष्म होते हैं और सटीक समय की आवश्यकता होती है। इसी कारण कुछ टीमों ने उन्नत तकनीक का उपयोग करना शुरू किया है। उन्नत सेंसर, सिमुलेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की सहायता से किए जाने वाले विश्लेषण का उपयोग अब उन पैटर्न का पता लगाने के लिए किया जा रहा है जिन्हें मनुष्य अकेले नहीं माप सकते। ये उपकरण शोधकर्ताओं को संरेखण, अनुनाद और ऊर्जा व्यवहार का अध्ययन पहले से कहीं अधिक सटीकता के साथ करने में सक्षम बनाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने उस चीज का पुनर्निर्माण कैसे किया जिसे खोदा नहीं जा सका। स्टोनहेंज का अध्ययन कर रहे पुरातत्वविदों को एक गंभीर सीमा का सामना करना पड़ा। सबसे असामान्य संकेत पत्थरों के बहुत नीचे से आ रहे थे, लेकिन खुदाई करना संभव नहीं था। स्मारक के केंद्र की खुदाई करने से पत्थरों को नुकसान पहुंचने, संरचना के ढहने या पृथ्वी पर सबसे संरक्षित स्थलों में से एक को स्थायी रूप से बदलने का खतरा था। दशकों तक इसका मतलब यह था कि स्टोनहेंज के नीचे क्या छिपा है, इस बारे में सबसे गहरे सवाल अनुत्तरित ही रहे। रिपोर्टों के अनुसार एक बड़ा बदलाव तब आया जब शोधकर्ताओं ने छिपे हुए क्षेत्रों तक भौतिक रूप से पहुंचने की कोशिश बंद कर दी और इसके बजाय स्मारक के व्यवहार का अध्ययन करने का निर्णय लिया। जमीन खोदने के बजाय उन्होंने सतह और पत्थरों से ही विस्तृत माप लेना शुरू किया। इसमें पत्थरों की स्थिति, वजन वितरण, कंपन पैटर्न और संरचना में ध्वनि के संचरण का सटीक मानचित्रण शामिल था। यह सारी जानकारी जटिल संरचनाओं का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में डाली गई। AI ने सीधे तौर पर खाली स्थानों की खोज नहीं की। इसके बजाय इसने पैटर्न का अध्ययन किया। इसने जांच की कि पत्थरों के माध्यम से दबाव कैसे प्रवाहित होता है, कुछ बिंदुओं पर कंपन कैसे बदलता है,
और ऊर्जा बाहर की बजाय अंदर की ओर कैसे प्रवाहित होती प्रतीत होती है। विशेषज्ञों के अनुसार इस दृष्टिकोण ने एआई को सतहों के बजाय प्रभावों का अवलोकन करके अप्रत्यक्ष रूप से छिपी हुई विशेषताओं का पता लगाने की अनुमति दी। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चली। सबसे पहले प्रत्येक पत्थर को डिजिटल रूप से मापा गया और एक आभासी मॉडल में रखा गया। इसके बाद तनाव सिमुलेशन ने गणना की कि स्मारक के माध्यम से भार और बल कैसे प्रवाहित होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि के व्यवहार को दर्शाने के लिए ध्वनिक डेटा जोड़ा गया। इसके बाद एआई ने इस सारी जानकारी को मिलाकर हजारों सिमुलेशन चलाए, यह परीक्षण करने के लिए कि किस प्रकार की छिपी हुई संरचना शोधकर्ताओं द्वारा देखे जा रहे पैटर्न का कारण बन सकती है। परिणाम एक जैसे थे। बार बार सिमुलेशन ने पत्थरों के नीचे एक केंद्रीय आयतन की ओर इशारा किया। रिपोर्टों के अनुसार यह कोई आकस्मिक अंतराल या प्राकृतिक खोखलापन नहीं था। डेटा से पता चलता है कि स्मारक के केंद्र में जानबूझकर स्पष्ट सीमाओं वाला एक परिभाषित स्थान बनाया गया था। शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह निष्कर्ष कल्पना से नहीं बल्कि बार बार किए गए मॉडलिंग से निकला है, जिससे एक ही परिणाम प्राप्त हुआ। यह एक निर्णायक मोड़ था। पहली बार पुरातत्वविदों को किसी ऐसी चीज को देखने का एक तरीका मिला जिसे वे छू या खोज नहीं सकते थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के पुनर्निर्माण ने अनुपस्थिति को संरचना में बदल दिया। जो कभी अटकलें थीं, अब उसका एक मापने योग्य रूप था जो आंकड़ों और भौतिक व्यवहार पर आधारित था। इस खोज ने सीधे एक गहरे और अधिक परेशान करने वाले एहसास को जन्म दिया। यदि कोई केंद्रीय स्थान मौजूद था, तो अगला प्रश्न स्पष्ट था, कोई भी उस तक क्यों नहीं पहुंच सकता था। डिजाइन की कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण प्रवेश संभव नहीं था। एआई पुनर्निर्माण से एक स्पष्ट और सुसंगत पैटर्न सामने आया। रिपोर्टों के अनुसार पत्थरों के नीचे स्थित केंद्रीय भाग तक जाने के लिए कोई गलियारे, शाफ्ट, सुरंग या प्रवेश द्वार नहीं है। यह स्थान किसी अवरुद्ध मार्ग या सीलबंद दरवाजे के पीछे छिपा नहीं है। यह संरचना से पूरी तरह घिरा हुआ है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह निर्माण का आकस्मिक परिणाम नहीं था। यह जानबूझकर किए गए डिजाइन विकल्पों का परिणाम था। प्रत्येक प्रमुख पत्थर इस दुर्गमता में योगदान देता है। एआई मॉडल दर्शाते हैं कि पत्थरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि उनका संयुक्त भार संरचना को मजबूती से जकड़ लेता है। तनाव पथ अंदर और नीचे की ओर जाते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक पत्थर का दबाव छेद की स्थिरता को बढ़ाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे एक ऐसी प्रणाली बनती है जहां एक तत्व को हटाने या स्थानांतरित करने से कई अन्य तत्व एक ही समय में प्रभावित होते हैं। संरचनात्मक तनाव एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। सिमुलेशन से संकेत मिलता है कि किसी पत्थर को हटाने या छेद खोदने का प्रयास महत्वपूर्ण संतुलन बिंदुओं को बाधित कर देगा। छोटे छोटे बदलाव भी बल की दिशा को अप्रत्याशित तरीकों से बदल सकते हैं। कुछ मॉडल दर्शाते हैं कि एक स्थान पर हस्तक्षेप पूरे वृत्त में अस्थिरता पैदा कर सकता है। साइक है। डिजाइन में आंशिक प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह या तो अक्षुण्ण है या क्षतिग्रस्त। पुनर्निर्माण से भी निर्माण पूरा होने के बाद नियोजित प्रवेश का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मार्ग के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई पत्थर बाद में स्थानांतरित किए जाने के लिए डिजाइन किया गया हो। प्रवेश के लिए कोई स्तरित चरण मौजूद नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार एक बार केंद्रीय भाग को घेर लेने के बाद यह पूरी तरह से पृथक रहा। आसपास के पत्थर एक हटाने योग्य आवरण के बजाय
एक निरंतर अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। इस डिजाइन की विशिष्टता यह है कि इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। इसमें लोगों को सीधे रोकने के लिए कोई भौतिक ताले, चिह्न या अवरोध नहीं है। इसके बजाय नियंत्रण यांत्रिक है। भार, दबाव और संतुलन नियंत्रण का कार्य करते हैं। यह संरचना घुसपैठ को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित बनाकर हस्तक्षेप का प्रतिरोध करती है। शोधकर्ता इसे एक स्वनियंत्रित प्रणाली के रूप में वर्णित करते हैं। यह स्मारक सुरक्षा या चेतावनी पर निर्भर नहीं है। इसकी स्थिरता पूरी तरह सुरक्षित रहने पर टिकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के विश्लेषण के अनुसार इसका डिजाइन ऐसा है कि इसके मूल भाग तक पहुंचने के किसी भी प्रयास के लिए स्मारक को ही तोड़ना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्टोनहेंज केवल पत्थरों की एक दृश्य व्यवस्था से कहीं अधिक है। यह एक एकीकृत संरचना है जहां प्रवेश को कभी भी अंतर्निहित नहीं किया गया था। इसका मूल भाग गोपनीयता से सुरक्षित नहीं है, बल्कि इसके डिजाइन द्वारा सुरक्षित है। इस स्तर की नियंत्रित दुर्गमता एक बड़े मुद्दे को जन्म देती है जिसे शोधकर्ता नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि प्रवेश रोकने के लिए इतना प्रयास किया गया है तो डिजाइन को और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सीलबंद कोर के बारे में सिद्धांत। एक बार जब शोधकर्ताओं ने यह मान लिया कि सीलबंद स्थान जानबूझकर बनाया गया था, तो ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया कि यह अस्तित्व में क्यों आया। रिपोर्टों के अनुसार पुरातत्वविदों और इंजीनियरों ने मिथकों या प्रतीकों पर आधारित नहीं, बल्कि व्यवहार पर आधारित सिद्धांत प्रस्तावित करने शुरू किए। सीलबंद कोर को प्रवेश के लिए बने कमरे या कक्ष के रूप में नहीं माना जाता था। इसे एक कार्यात्मक स्थान के रूप में माना जाता था जिसे अछूता रखा जाना था। एक सिद्धांत के अनुसार सीलबंद कोर को पूरी संरचना को स्थिर करने के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार पत्थरों का वजन और व्यवस्था तभी सार्थक होती है जब कोई नियंत्रित आंतरिक बल मौजूद हो। सीलबंद स्थान एक संतुलन प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है। यदि इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो ऊपर की संरचना अपनी स्थिरता खो सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई प्रवेश मार्ग क्यों नहीं बनाया गया था। प्रवेश को भूला नहीं गया था, बल्कि इसे जानबूझकर प्रतिबंधित किया गया था। एक अन्य सिद्धांत तब सामने आया जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा समर्थित मॉडलों का दीर्घकालिक डेटा के आधार पर परीक्षण किया गया। अपुष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि स्थिर मॉडल संरचना के भीतर पाए गए बार बार होने वाले तनाव परिवर्तनों की व्याख्या करने में विफल रहे। जब मॉडल में गति डाली गई तो सिस्टम ने अचानक अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार किया। AI ने किसी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं लगाया। इसने आंतरिक प्रतिक्रियाओं की पुनरावृत्ति का पता लगाया, जो यह संकेत देती हैं कि अंदर कुछ ऐसा है जो कभी पूरी तरह स्थिर नहीं होता। शोधकर्ताओं ने इस व्यवहार का सावधानीपूर्वक वर्णन किया है। आंतरिक प्रतिक्रियाएं एक गोलाकार द्रव्यमान के समान हैं जो लगातार गतिमान रहता है। तनाव बिंदु धीमी गति से बदलते हैं। ध्वनिक प्रतिक्रियाएं संरचना के बजाय गति के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए दोहराई जाती हैं। कुछ विश्लेषकों के अनुसार इसका सबसे सरल स्पष्टीकरण निरंतर गति था, न कि अराजकता या प्रभाव। ऐसी गति जो कभी रुकती नहीं। इस संभावना ने कई शोधकर्ताओं को चिंतित कर दिया। यदि अंदर कुछ निरंतर गतिमान है, तो संरचना को खोलने से न केवल वह गति प्रकट होगी, बल्कि वह गति बाधित भी हो जाएगी। कुछ इंजीनियरों के अनुसार
उस गति को रोकने से अचानक बल का विस्फोट हो सकता है। वहीं अन्य लोग इसके विपरीत आशंका व्यक्त करते हैं कि बल के निकलने से पूरी प्रणाली क्षतिग्रस्त हो सकती है। एक अन्य सिद्धांत खतरे के बजाय नियंत्रण पर केंद्रित है। कुछ लोगों का मानना है कि सीलबंद स्थान को किसी वस्तु के बजाय किसी प्रभाव को अलग करने के लिए डिजाइन किया गया होगा। पता लगाया गया संचलन उद्देश्य नहीं, बल्कि एक आकस्मिक परिणाम हो सकता है। रिपोर्टों के अनुसार एआई मॉडल बताते हैं कि सिस्टम तभी काम करता है जब कोर बंद रहता है। एक बार खुलने पर तर्क ध्वस्त हो जाता है। संरचना इच्छित तरीके से व्यवहार करना बंद कर देती है। एक और अधिक चिंताजनक विचार भी है। अपुष्ट व्याख्याओं के अनुसार निर्माताओं को शायद पूरी तरह से यह समझ नहीं आया होगा कि वे क्या सील कर रहे थे। वे शायद केवल इतना ही जानते थे कि इसे नियंत्रित, संतुलित और मानव संपर्क से दूर रखना आवश्यक है। डिजाइन की सटीकता तात्कालिकता का संकेत देती है। पुण्य उपयोग न होना भय का संकेत देता है। पहुंच का अभाव अंतिम परिणति का संकेत देता है। आधुनिक शोधकर्ताओं को जो बात चौंकाती है वह रहस्य स्वयं नहीं, बल्कि इसके पीछे का अनुशासन है। जिसने भी इस प्रणाली का निर्माण किया, उसने अंदर झांकने के हर प्रलोभन का विरोध किया। उन्होंने संरचना पूरी की और चले गए। न कोई मरम्मत, न प्रवेश की कोई रस्म, न ही बाद में इसे पुनः प्राप्त करने का कोई प्रयास। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन निर्माण में इस स्तर का संयम दुर्लभ है। सीलबंद केंद्र का अस्तित्व इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अंतःक्रिया कभी लक्ष्य नहीं थी, लक्ष्य नियंत्रण था। यह प्रणाली जिज्ञासा को आमंत्रित नहीं करती, यह दूरी बनाए रखती है। भौतिकी ने पहरेदारों का स्थान ले लिया है, पत्थर ने चेतावनी चिन्हों का स्थान ले लिया है। यह संरचना कोई खतरा नहीं पैदा करती, यह बस इनकार करती है। जैसे जैसे ये सिद्धांत आकार लेते हैं, एक प्रश्न अपरिहार्य हो जाता है। एक ऐसी प्रणाली जो नियंत्रण, स्थिरता और निषेध के लिए बनाई गई है, उसे अधिकार और समन्वय की आवश्यकता होती है, और यह सीधे अंतिम समस्या की ओर ले जाता है। इसे डिजाइन करने, लागू करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति किसके पास थी कि इसे कभी खोला न जाए? स्टोनहेंज का निर्माण किसने किया? कुछ व्याख्याएं देवताओं से शुरू होती हैं। कई प्राचीन समाजों में असाधारण संरचनाओं को दैवीय निर्देश का परिणाम माना जाता था। जब लोगों को ऐसी इंजीनियरिंग दिखाई देती थी जो सामान्य मानवीय क्षमता से परे लगती थी, तो वे इसे उच्च शक्तियों से जोड़कर देखते थे। स्टोनहेंज को अक्सर इसी श्रेणी में रखा जाता है। विशाल पत्थरों को लंबी दूरी तक ले जाना, उनकी सटीक स्थिति और संतुलन एवं संरचना की स्पष्ट समझ ने कुछ लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि निर्माताओं को अलौकिक शक्तियों का मार्गदर्शन प्राप्त था। इस मत के अनुसार स्टोनहेंज का निर्माण केवल मनुष्यों द्वारा ही नहीं किया गया था, बल्कि उन मनुष्यों द्वारा किया गया था जो दिव्य ज्ञान से प्रेरित माने जाते थे। कुछ अन्य लोग देवताओं से परे जाकर अलौकिक शक्तियों की संलिप्तता का सुझाव देते हैं। यह सिद्धांत तर्क देता है कि स्टोनहेंज में निहित तकनीकी तर्क अपने समय के हिसाब से असाधारण रूप से उन्नत प्रतीत होता है। इसके समर्थक संरचनाओं की सटीकता, संरचनात्मक पैटर्न की निरंतरता और निर्माण प्रक्रिया को समझाने वाले लिखित अभिलेखों की कमी का हवाला देते हैं। उनका तर्क है कि किसी बाहरी शक्ति ने प्रारंभिक मनुष्यों के साथ ज्ञान साझा किया होगा, जिससे उन्हें ऐसी चीज बनाने में मदद मिली होगी जिसे वे स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं कर सकते थे। आधुनिक संस्कृति में यह विचार लोकप्रिय होने के बावजूद अभी भी अनुमान पर आधारित है
और भौतिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है। तीसरा, स्पष्टीकरण लुप्त मानव सभ्यताओं पर केंद्रित है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि एक उन्नत संस्कृति वर्तमान मान्यता से पहले अस्तित्व में थी और बाद में नष्ट हो गई। इस दृष्टिकोण के अनुसार स्टोनहेंज बाहरी प्रभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि भूले हुए मानव ज्ञान का एक जीवित उदाहरण है। स्टोनहेंज के निर्माता मनुष्य ही रहे होंगे, लेकिन परंपरागत रूप से दिखाए गए चित्रण से कहीं अधिक कुशल। संभवतः प्रवास, पर्यावरणीय परिवर्तन या सामाजिक पतन के कारण उनकी कुशलता लुप्त हो गई। पुरातत्व विज्ञान एक अधिक सतर्क निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि स्टोनहेंज का निर्माण ब्रिटेन में नवपाषाण और प्रारंभिक कांस्य युग के समुदायों द्वारा किया गया था। स्थल के आसपास की खुदाई में औजार, मानव अवशेष और बस्तियां मिली हैं जो निर्माण कालक्रम से मेल खाती हैं। ये लोग खानाबदोश कबीले नहीं थे जो बेतरतीब ढंग से काम करते थे। वे संगठित समुदाय थे जो पीढ़ियों तक चलने वाली परियोजनाओं की योजना बनाने में सक्षम थे। आधुनिक विश्लेषण ने निर्माताओं की पहचान नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता के आकलन को बदला है। एआई आधारित पुनर्निर्माण से पता चलता है कि ये समुदाय संरचना, भार और संतुलन को व्यावहारिक रूप से समझते थे। वे लिखित सूत्रों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अवलोकन, अभ्यास और समय के साथ संचित ज्ञान पर आधारित थे। स्टोनहेंज के अस्तित्व को समझाने के लिए देवताओं या परियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे प्रारंभिक मानव क्षमताओं का गंभीरतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। निर्माता आदिम नहीं थे, वे व्यवस्थित, अनुशासित और सटीक थे। सबसे बड़ा रहस्य शायद यह नहीं है कि स्टोनहेंज का निर्माण किसने किया, बल्कि यह है कि प्राचीन मनुष्यों की क्षमताओं को पहचानने में इतना समय क्यों लगा।